हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्लासमेट में। आज की इस वीडियो में हम द होम कमिंग चैप्टर की पूरी समरी को आसान लैंग्वेज और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ समझने वाले हैं, ताकि चैप्टर आपको अच्छे से समझ आए और एग्जाम प्रिपरेशन भी आसान हो जाए। लेकिन दोस्तों, किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझने से पहले उसके ऑथर के बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी राइटर की सोच, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस उसकी राइटिंग में साफ दिखाई देते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर के महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। अबाउट द ऑथर। Rabindranath Tagore was a famous Bengali poet, novelist, and educationist. He is popularly known as the Bard of Bengal. रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत फेमस बंगाली राइटर थे। वे पोइट, नॉवेलिस्ट और एजुकेशनिस्ट थे। यहां पोइट का मतलब है कवि और नॉवेलिस्ट यानी उपन्यास लिखने वाले लेखक। वही एजुकेशनिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया हो। उन्हें प्यार से बार्ड ऑफ बंगाल कहा जाता है। यहां बार्ड का मतलब है महान कवि, यानी रविंद्रनाथ टैगोर को बंगाल का महान पोएट माना जाता था। वे इंडिया के सबसे महान लिटरेरी राइटर्स में से एक माने जाते हैं। He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913 for गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा था। वे नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जीतने वाले पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति बने। यहां नॉन यूरोपियन का मतलब है यूरोप कॉन्टिनेंट से बाहर का व्यक्ति। उन्हें यह अवार्ड 1913 में उनकी फेमस बुक गीतांजलि के लिए मिला था। यह पूरे इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि उस समय किसी इंडियन राइटर का वर्ल्ड लेवल पर इतना बड़ा सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। He also wrote India's national anthem जाना गाना मना and बांग्लादेश नेशनल एंथम अमर सोनार बंगला। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जाना गाना मना भी लिखा था। साथ ही बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमर सोनार बंगला भी उन्होंने ही लिखा। यह बहुत रेयर बात है कि किसी एक राइटर की राइटिंग्स दो देशों के नेशनल एंथम बने हों। इससे पता चलता है कि उनकी राइटिंग और थिंकिंग का प्रभाव कितना बड़ा था। His writings beautifully portray human emotions, childhood, loneliness, nature and social relationships. रविंद्रनाथ टैगोर अपनी राइटिंग्स में इंसानी भावनाओं, बचपन, अकेलेपन, प्रकृति और रिश्तों को बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रे करते हैं। यहां पोर्ट्रे का मतलब है किसी चीज को बहुत प्रभावशाली और वास्तविक तरीके से दिखाना। यानी उनकी स्टोरीज पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे रियल लाइफ की फीलिंग्स हमारे सामने चल रही हों। उनकी राइटिंग में इमोशंस की गहराई साफ दिखाई देती है। यही वजह है कि उनकी स्टोरीज लोगों के दिलों को आसानी से टच कर जाती है। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर गीतांजलि, गोरा, काबुलीवाला एंड द होम कमिंग। रविंद्रनाथ टैगोर ने कई फेमस वर्क्स लिखे, जैसे गीतांजलि, गोरा, काबुलीवाला और द होम कमिंग। उनकी स्टोरीज और बुक्स में लाइफ, इमोशंस और सोसाइटी की डीप अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है। और यही वजह है कि आज भी रविंद्रनाथ टैगोर को दुनिया के ग्रेटेस्ट राइटर्स में गिना जाता है। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर इतने महान राइटर थे कि उनके बारे में सिर्फ 2-4 लाइंस में पूरी जानकारी देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए उनके लाइफ, नोबेल प्राइज, नेशनल एंथम, फेमस बुक्स और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स पर हम बहुत जल्द एक अलग डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स उनके बारे में कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं वे बाद में उस वीडियो को आसानी से देख सकें। फिलहाल अभी इतना इंट्रोडक्शन चैप्टर को समझने के लिए काफी है। तो अब बिना समय वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं द होम कमिंग चैप्टर की इमोशनल समरी। द होम कमिंग रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई एक इमोशनल और ट्रैजिक स्टोरी है। इस स्टोरी में चाइल्डहुड, लोनलीनेस, होम सिकनेस और इमोशनल निग्लेक्ट जैसी फीलिंग्स को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। यहां होम सिकनेस का मतलब है
अपने घर और परिवार की याद आना, और इमोशनल निग्लेक्ट यानी प्यार, समझ और इमोशनल सपोर्ट की कमी। कहानी का मेन कैरेक्टर है फटिक चक्रवर्ती, जो प्यार और समझ की कमी की वजह से अंदर ही अंदर टूटने लगता है। अब चलिए इस इमोशनल स्टोरी की समरी को डिटेल में समझते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फटिक। द स्टोरी बिगिंस इन अ बंगाली विलेज वेयर फटिक चक्रवर्ती, a boy of about 14 years, is the leader or ringleader of the village boys. कहानी की शुरुआत एक बंगाली विलेज यानी बंगाल के गांव से होती है। वहां लगभग 14 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम था फटिक चक्रवर्ती। फटिक गांव के लड़कों का लीडर था। यहां रिंग लीडर का मतलब है किसी ग्रुप का लीडर या सबसे आगे रहने वाला लड़का, यानी गांव के सारे लड़के उसी की बात मानते थे और ज्यादातर शरारतों का आइडिया भी उसी का होता था। ही इज एनर्जेटिक, एडवेंचरस, मिस्चिवस एंड फॉन्ड ऑफ आउटडोर लाइफ। फटिक बहुत एनर्जेटिक था। यहां एनर्जेटिक का मतलब है हमेशा एक्टिव और जोश से भरा हुआ। वो एडवेंचरस भी था, यानी उसे नई चीजें करना और जोखिम वाले काम पसंद थे। साथ ही वो मिस्चिवस भी था। यहां मिस्चिवस का मतलब है शरारती। उसे बाहर खेलना, घूमना और दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। यानी फटिक पूरी तरह विलेज आउटडोर लाइफ को एंजॉय करता था। दो नॉटी बाय नेचर, ही इज नॉट ईविल हार्टेड। हालांकि फटिक स्वभाव से नॉटी था, यानी शरारती था, लेकिन वो बुरे दिल वाला लड़का नहीं था। यहां ईविल हार्टेड का मतलब है बुरा या क्रूएल दिल वाला इंसान। यानी वो शरारत तो करता था, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने की बुरी भावना उसके अंदर नहीं थी। His younger brother Makhan is completely opposite in character, quiet, obedient, calm and favored by their mother. फटिक का छोटा भाई माखन उसके बिल्कुल अपोजिट नेचर का था। जहां फटिक शरारती और एक्टिव था, वहीं माखन शांत और सीधा लड़का था। वो क्वाइट, ओबीडियंट और काम था। यहां ओबीडियंट का मतलब है आज्ञाकारी, यानी वह अपनी मां की हर बात मानता था। इसी वजह से उनकी मां भी माखन को ज्यादा पसंद करती थी। फटिक्स मदर ऑलवेज कंसिडर्स हिम ट्रबलसम, लेजी एंड डिसोबीडियंट। फटिक की मां हमेशा उसे ट्रबलसम, लेजी और डिसोबीडियंट मानती थी। यहां ट्रबलसम का मतलब है परेशानी पैदा करने वाला, लेजी यानी आलसी और डिसोबीडियंट मतलब बात न मानने वाला। यानी उसकी मां को लगता था कि फटिक सिर्फ शरारत करता है और कभी सही व्यवहार नहीं करता। दिस प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम बिकम्स वन ऑफ द मेजर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द स्टोरी। उसकी मां का यही बिहेवियर कहानी का एक बड़ा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। यहां प्रेजुडिस का मतलब है बिना पूरी तरह समझे किसी के बारे में पहले से गलत राय बना लेना। यानी उसकी मां हमेशा फटिक को गलत समझती थी और यही बात धीरे धीरे फटिक को इमोशनली हर्ट करने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद घर में कोई उसे सही से समझता ही नहीं है। द लॉग इंसिडेंट। वन डे फटिक नोटिसेस अ हेवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट नियर द रिवर बैंक। इस पैराग्राफ में लकड़ी के बड़े लट्ठे से जुड़ी घटना के बारे में बताया गया है। एक दिन फटिक नदी के किनारे घूम रहा होता है, तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े और भारी लकड़ी के लट्ठे पर पड़ती है जो नदी के किनारे की कीचड़ वाली जमीन पर पड़ा हुआ था। यहां लोग का मतलब है पेड़ के तने का बड़ा कटा हुआ हिस्सा और मड फ्लैट यानी नदी किनारे की गीली और कीचड़ वाली सपाट जगह। गांवों में उस समय ऐसी बड़ी लकड़ियां नाव बनाने जैसे कामों के लिए रखी जाती थी। फटिक वैसे भी बहुत शरारती लड़का था, इसलिए उस लकड़ी को देखकर उसके दिमाग में तुरंत एक शरारत आ जाती है। द लॉग इज मेंट टू बिकम द मास्ट ऑफ अ बोट। वो लकड़ी कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, उसे नाव का मस्त बनाने के लिए रखा गया था। यहां मस्त का मतलब है नाव का लंबा खंभा जिस पर पाल लगाया जाता है। यानी वो लकड़ी किसी जरूरी काम के लिए रखी गई थी, लेकिन फटिक और उसके दोस्तों के लिए यह सिर्फ मजे और शरारत करने की चीज बन गई थी।
For fun, Fatik plans to roll the log away with the help of his friends in order to annoy its owner. मजाक और शरारत करने के लिए फतिक अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस भारी लकड़ी को दूसरी जगह घुमाने की योजना बनाता है। यहां अननॉय का मतलब है किसी को परेशान करना या चिढ़ाना। यानी फतिक चाहता था कि जब लकड़ी का मालिक वापस आए तो उसे अपनी लकड़ी वहां न मिले और वो परेशान हो जाए। ये सब फतिक सिर्फ मजे और एक्साइटमेंट के लिए कर रहा था। यहां उसका मिस्चिवस नेचर साफ दिखाई देता है, लेकिन उसके मन में किसी को बड़ा नुकसान पहुंचाने की बुरी भावना नहीं थी। एट दैट मोमेंट माखन कम्स एंड सिट्स स्टबर्नली ऑन द लॉग। तभी वहां उसका छोटा भाई माखन आ जाता है और वो जिद करके उसी लकड़ी के ऊपर जाकर बैठ जाता है। यहां स्टबर्नली का मतलब है जिद्दी तरीके से, यानी माखन जानबूझकर वहां से हटना नहीं चाहता था। शायद वो फतिक को चुनौती देना चाहता था या उसे चिढ़ाना चाहता था। दोनों भाइयों का स्वभाव पहल ए से ही अलग था, इसलिए उनके बीच अक्सर टकराव हो जाता था। इवन आफ्टर रिपीटेड वार्निंग्स ही रिफ्यूजेस टू मूव। फतिक उसे बार बार समझाता है और वहां से हटने के लिए कहता है। यहां रिपीटेड वार्निंग्स का मतलब है बार बार चेतावनी देना, लेकिन माखन अपनी जिद नहीं छोड़ता। यहां रिफ्यूजेस का मतलब है साफ मना कर देना, यानी वो किसी भी हालत में वहां से हटना नहीं चाहता था। अब सिचुएशन धीरे धीरे सीरियस होने लगती है, क्योंकि बाकी सारे लड़के भी वहां खड़े थे और सबकी नजर फतिक पर थी। टू मेंटेन हिज अथॉरिटी बिफोर द अदर बॉयज, फतिक ऑर्डर्स देम टू रोल द लॉग विद माखन स्टिल सिटिंग ऑन इट। अब फतिक को लगता है कि अगर उसने माखन की बात मान ली तो बाकी लड़कों के सामने उसकी लीडर वाली इमेज खराब हो जाएगी। यहां अथॉरिटी का मतलब है अपना दबदबा या लीडर वाली इज्जत बनाए रखना। क्योंकि फतिक गांव के लड़कों का लीडर था, इसलिए वो कमजोर नहीं दिखना चाहता था। इसी कारण वो अपने दोस्तों को आदेश देता है कि माखन के बैठे रहने पर भी लकड़ी को घुमाओ। ये फैसला उसने गुस्से और ईगो में लिया था। शायद उसे लगा था कि माखन डरकर खुद नीचे उतर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। As the boys push the log, माखन falls down heavily and starts crying loudly. जैसे ही लड़के लकड़ी को धक्का देते हैं, वो घूमने लगती है और क्योंकि माखन उसके ऊपर बैठा था, वो अपना बैलेंस खो देता है। फिर वो जोर से नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद उसे चोट लगती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। यह सीन कहानी में इमोशनल टेंशन पैदा कर देता है। अब यह सिर्फ बच्चों की शरारत नहीं रह जाती, बल्कि एक बड़ा फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बनने लगता है। फ्यूरियस, he attacks Fatik by scratching and beating him before running home to complain to their mother. माखन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। यहां फ्यूरियस का मतलब है बहुत ज्यादा क्रोधित होना। वो फतिक को मारने लगता है और नाखूनों से खरोंचता भी है। इसके बाद वो रोते हुए सीधे घर भागता है ताकि अपनी मां से शिकायत कर सके। उसे पता था कि मां हमेशा उसी का पक्ष लेंगी और यही बात आगे जाकर फतिक के इमोशनल पेन को और बढ़ाती है। दिस इंसिडेंट बिकम्स द फर्स्ट मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। यह घटना कहानी का पहला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है। यहां कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है तनाव, झगड़ा या इमोशनल टकराव। इस घटना के बाद फतिक और उसकी मां के बीच की दूरी और बढ़ जाती है। उसकी मां बिना पूरी बात समझे हमेशा फतिक को ही गलत मानती है और यही बिहेवियर धीरे धीरे फतिक को इमोशनली अकेला महसूस कराने लगता है। यहीं से कहानी का इमोशनल ट्रेजेडी वाला पार्ट धीरे धीरे शुरू होता है। अराइवल ऑफ बिशंबर। Soon after the quarrel, a grey-haired stranger arrives near the river bank asking for the चक्रवर्ती house. इस पैराग्राफ में बिशंबर के आने और उसके कारण फतिक की जिंदगी में होने वाले बड़े बदलाव के बारे में बताया गया है। झगड़े के कुछ समय बाद नदी के किनारे एक अनजान आदमी आता है। उसके बाल सफेद और भूरे थे। यहां ग्रेहेड का मतलब है सफेद बालों वाला। वो आदमी वहां आकर चक्रवर्ती परिवार का घर पूछने लगता है। उसका अचानक इस तरह आना कहानी में एक नए मोड़ की शुरुआत करता है। लेटर इट इज रिवील्ड दैट ही इज बिशंबर,
द मैटरनल अंकल ऑफ फटिक एंड माखन। बाद में पता चलता है कि वो आदमी बिशंबर है। वो फतिक और माखन का मैटरनल अंकल था। यहां मैटरनल अंकल का मतलब है मामा, यानी वह उनकी मां का भाई था। यह बात पता चलने के बाद कहानी का माहौल थोड़ा बदलने लगता है। बिशंबर had gone to Bombay many years earlier for business and has recently returned to Calcutta. बिशंबर कई साल पहले बिजनेस करने के लिए बॉम्बे गए थे। यहां रिसेंटली रिटर्न का मतलब है हाल ही में वापस लौटना, यानी बहुत सालों बाद वो वापस कैलकाटा आए थे। उस समय बॉम्बे और कैलकाटा बड़े शहर माने जाते थे जहां लोग काम और बिजनेस के लिए जाते थे। आफ्टर लर्निंग अबाउट हिज विडोड सिस्टर ही कम्स टू विजिट हर। जब बिशंबर को अपनी बहन की हालत के बारे में पता चलता है तब वो उससे मिलने आते हैं। यहां विडोड सिस्टर का मतलब है ऐसी बहन जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो, यानी फतिक और माखन के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और उनकी मां अकेले बच्चों की परवरिश कर रही थी। इसलिए बिशंबर अपनी बहन से मिलने और उसका हाल जानने घर आते हैं। हिज अराइवल चेंजेस द कोर्स ऑफ फटिक्स लाइफ कंप्लीटली। बिशंबर का यह आना फतिक की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। यहां चेंजेस द कोर्स ऑफ लाइफ का मतलब है जिंदगी की दिशा बदल देना, यानी अब कहानी में फतिक की लाइफ एक नए मोड़ पर जाने वाली थी। आगे चलकर बिशंबर का एक फैसला फतिक की पूरी जिंदगी पर गहरा असर डालता है। Mother's prejudice against Fatik. When Fatik returns home, his mother immediately accuses him of beating Makhan. जब फतिक घर वापस आता है तब उसकी मां तुरंत उस पर माखन को मारने का आरोप लगा देती है। यहां अक्यूजेस का मतलब है किसी पर दोष लगाना, यानी बिना पूरी बात जाने उसकी मां सीधे फतिक को ही गलत मान लेती है। इससे पता चलता है कि उनकी सोच पहले से ही फतिक के खिलाफ थी। Without listening to Fatik's explanation, she blindly trusts Makhan's complaint. फतिक अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मां उसकी बात सुनती तक नहीं है। यहां blindly trusts का मतलब है बिना सोचे समझे पूरी तरह विश्वास कर लेना, यानी वो तुरंत माखन की बात पर विश्वास कर लेती है। उन्हें लगता है कि गलती हमेशा फतिक की ही होती है। यही बिहेवियर फतिक को अंदर से हर्ट करता है। Angry and frustrated, Fatik attacks Makhan again for lying. अपनी बात न सुने जाने पर फतिक बहुत गुस्सा और दुख महसूस करता है। यहां फ्रस्ट्रेटेड का मतलब है अंदर से परेशान और निराश होना। उसे लगता है कि कोई उसकी बात समझना ही नहीं चाहता। गुस्से में आकर वो फिर से माखन को मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि माखन झूठ बोल रहा है। His mother harshly scolds and beats him. इसके बाद उसकी मां उसे बुरी तरह डांटती है और मारती भी है। यहां हार्शली स्कोल्ड्स का मतलब है बहुत कठोर तरीके से डांटना। इस समय मां का बिहेवियर बिल्कुल भी प्यार भरा नहीं दिखाई देता। इससे फतिक और ज्यादा इमोशनली अकेला महसूस करने लगता है। दिस सीन शोज द डीप प्रेजुडिस ऑफ द मदर अगेंस्ट फटिक। यह पूरा सीन साफ दिखाता है कि उसकी मां के मन में फतिक के प्रति पहले से ही गलत सोच बनी हुई थी। यहां प्रेजुडिस का मतलब है बिना पूरी सच्चाई जाने पहले से किसी के बारे में गलत राय बना लेना, यानी उसकी मां हमेशा यही मानती थी कि गलती फतिक की ही होगी। शी अलवा वाइस कंसिडर्स हिम लेजी, वाइल्ड एंड ट्रबलसम, while माखन is treated as the obedient and ideal child. उसकी मां हमेशा फतिक को लेजी, वाइल्ड और ट्रबलसम मानती थी। यहां वाइल्ड का मतलब है बहुत ज्यादा शरारती और नियंत्रण में न रहने वाला, और ट्रबलसम यानी परेशानी पैदा करने वाला। वही दूसरी तरफ माखन को ओबीडियंट और आइडियल चाइल्ड माना जाता था। यहां आइडियल चाइल्ड का मतलब है आदर्श और सबसे अच्छा बच्चा, यानी मां की नजर में माखन हमेशा अच्छा था और फतिक हमेशा गलत। यही तुलना फतिक को इमोशनली कमजोर बनाती जाती है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू डेज द मदर रिपीटेडली कंप्लेन्स अबाउट फटिक टू बिशंबर। अगले कुछ दिनों तक उसकी मां बार बार फतिक की शिकायत
बिशंबर से करती रहती है। यहां रिपीटेडली कंप्लेंट्स का मतलब है बार बार शिकायत करना। इससे पता चलता है कि मां अब फतिक से बहुत परेशान हो चुकी थी। शी सेज दैट ही इज अ परपेचुअल न्यूजेंस एंड fears that he may someday seriously hurt माखन। उसकी मां कहती है कि फतिक हमेशा परेशानी पैदा करता रहता है। यहां परपेचुअल न्यूसेंस का मतलब है हमेशा मुसीबत पैदा करने वाला व्यक्ति। उन्हें डर था कि कहीं भविष्य में फतिक माखन को सच में गंभीर चोट न पहुंचा दे। यानी मां के मन में फतिक की इमेज पूरी तरह खराब हो चुकी थी। बिशंबर देन ऑफर्स टू टेक फतिक टू कोलकाता फॉर एजुकेशन। ये सब सुनने के बाद बिशंबर एक फैसला लेते हैं। वे कहते हैं कि वे फतिक को पढ़ाई के लिए कोलकाता ले जाएंगे। शायद उन्हें लगा कि शहर में रहकर फतिक की जिंदगी सुधर सकती है, लेकिन यही फैसला आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे दुखद मोड़ बन जाता है। द मदर रेडली एग्रीज बिकॉज शी फील्स रिलीव्ड टू सेंड हिम अवे। यह सुनकर उसकी मां तुरंत मान जाती है। यहां रेडली एग्रीज का मतलब है बिना देर किए तुरंत मान जाना, और रिलीव्ड यानी राहत महसूस करना। यानी अपनी मां को फतिक के जाने का दुख कम और राहत ज्यादा महसूस होती है। यह बात फतिक के इमोशनल लोनलीनेस को और गहरा बना देती है। फटिक's excitement about Kolkata. Unlike his mother, Fatik becomes extremely excited at the idea of going to Kolkata. अपनी मां के विपरीत फतिक कोलकाता जाने की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहां एक्सट्रीमली एक्साइटेड का मतलब है बहुत ज्यादा उत्साहित होना। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी में कुछ नया और अच्छा होने वाला है, क्योंकि गांव का एक लड़का होने के कारण उसके लिए कोलकाता जैसी बड़ी सिटी बहुत खास थी। Like many village boys, he dreams of the big city as a place of adventure and happiness. बहुत से गांव के लड़कों की तरह फतिक भी बड़े शहर के सपने देखता था। उसे लगता था कि कोलकाता एक ऐसी जगह है जहां एडवेंचर, मजा और खुशियां भरी हुई है। यहां एडवेंचर का मतलब है रोमांच और एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस। गांव में रहने वाले बच्चों को बड़े शहर हमेशा आकर्षित करते हैं, इसलिए फतिक भी सोचता था कि वहां उसकी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे जाकर यही शहर उसकी सबसे बड़ी इमोशनल सफरिंग का कारण बनेगा। बिफोर लीविंग, he generously gives all his favorite possessions to Makhan, including his fishing rod, his big kite, and his marbles. कोलकाता जाने से पहले फतिक अपनी पसंदीदा चीजें अपने छोटे भाई माखन को दे देता है। यहां जेनरसली का मतलब है खुशी खुशी और बड़े दिल से देना। वो अपनी फिशिंग रॉड, अपनी बड़ी पतंग और अपने मार्बल्स तक माखन को दे देता है। यहां पोजेशंस का मतलब है अपनी चीजें या सामान। ये सभी चीजें उसे बहुत पसंद थी, फिर भी वो उन्हें अपने भाई को दे देता है। These gifts show that despite their frequent quarrels, Fatik truly loves his younger brother. ये गिफ्ट्स दिखाते हैं कि बार बार झगड़ा होने के बावजूद फतिक अपने छोटे भाई से सच में प्यार करता था। यहां फ्रीक्वेंट क्वारल्स का मतलब है बार बार होने वाले झगड़े। बाहर से वो शरारती और गुस्से वाला दिखता था, लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत अच्छा था। Symbolically, this moment also represents Fatik's farewell to the carefree days of childhood. आगे राइटर बताते हैं कि यह मोमेंट एक सिंबॉलिक मीनिंग भी रखता है। यहां सिंबॉलिकली का मतलब है किसी गहरी भावना या विचार को दर्शाना, यानी अपनी फेवरेट चीजें छोड़ना। उसके केयरफ्री चाइल्डहुड को अलविदा कहने जैसा था। यहां केयरफ्री डेज ऑफ चाइल्डहुड का मतलब है बचपन के वे दिन जब जिंदगी में कोई चिंता नहीं थी। कोलकाता जाने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। 6. Arrival in Kolkata. When Fatik reaches Kolkata, reality proves very different from his dreams. जब फतिक कोलकाता पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि असली जिंदगी उसके सपनों से बिल्कुल अलग है।
यहां रियलिटी का मतलब है सच्चाई और प्रूव्स वेरी डिफरेंट, यानी बिल्कुल अलग निकलना। गांव में रहते हुए फतिक ने कोलकाता को खुशियों और एडवेंचर की जगह समझा था, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी सारी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगती है। His aunt, Bishambar's wife, is not happy to see him because she already has 3 sons and considers Fatik an unnecessary burden. बिशंबर की पत्नी यानी फतिक की मामी उसे देखकर खुश नहीं होती, क्योंकि उनके पहले से ही 3 बेटे थे। उन्हें लगता था कि फतिक घर पर एक एक्स्ट्रा बोझ बन जाएगा। यहां अननेसेसरी बर्डन का मतलब है ऐसा बोझ जिसकी जरूरत न हो, यानी मामी को लगता था कि अब उन्हें एक और बच्चे की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। शुरुआत से ही उनके मन में फतिक के लिए अपनापन नहीं था। She feels that bringing a village boy of 14 into the household is a terrible inconvenience. मामी को लगता था कि गांव के 14 साल के लड़के को घर में रखना बहुत बड़ी परेशानी है। यहां टेरिबल इनकन्वीनियंस का मतलब है बहुत बड़ी असुविधा या परेशानी। शायद उन्हें डर था कि फतिक गांव का शरारती लड़का है और घर का माहौल खराब कर देगा, यानी उन्होंने पहले से ही उसके बारे में गलत राय बना ली थी। From the beginning, she treats him coldly and never shows affection toward him. शुरुआत से ही मामी का व्यवहार फतिक के प्रति बहुत ठंडा और रूखा था। यहां कोल्डली का मतलब है बिना प्यार और अपनापन दिखाए व्यवहार करना, और अफेक्शन यानी प्यार और स्नेह, यानी मामी ने कभी उसे अपने बच्चों की तरह प्यार नहीं दिया। यही लैक ऑफ अफेक्शन धीरे धीरे फतिक के इमोशनल लोनलीनेस को बढ़ाने लगता है। टैगोर then makes one of the most famous observations in the story. In Eth, his world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर कहानी में एक बहुत गहरी और फेमस बात कहते हैं। यहां ऑब्जर्वेशन का मतलब है जीवन के बारे में गहरी समझ या विचार। यह लाइन कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस में से एक मानी जाती है। टैगोर कहते हैं कि इस दुनिया में 14 साल के लड़के से बड़ी परेशानी शायद कोई नहीं होती। यहां न्यूसेंस का मतलब है परेशानी या मुसीबत, लेकिन यहां राइटर किसी लड़के का मजाक नहीं उड़ा रहे, वे सोसाइटी की सोच को दिखा रहे हैं, यानी उस उम्र के बच्चों को लोग अक्सर ठीक से समझ नहीं पाते। अकॉर्डिंग टू द नैरेटर, A boy of 14 is trapped between childhood and adulthood. नैरेटर के अनुसार 14 साल का लड़का बचपन और एडल्टहुड के बीच फंसा हुआ होता है। यहां ट्रैप्ड का मतलब है बीच में फंस जाना, यानी वो पूरी तरह बच्चा भी नहीं रहता और पूरी तरह बड़ा भी नहीं बन पाता। यही उम्र सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। He is too old to receive easy affection and too immature to earn respect. उस उम्र में बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि लोग उसे छोटे बच्चे जैसा प्यार नहीं देते, लेकिन वो इतना मच्योर भी नहीं होता कि लोग उसका सम्मान करें। यहां इमच्योर का मतलब है पूरी तरह समझदार न होना, यानी वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे न पूरा प्यार मिलता है और न ही सम्मान। यही बात फतिक की जिंदगी में भी दिखाई देती है। Therefore, such boys often become lonely, self-conscious and misunderstood. इसी कारण ऐसी उम्र के लड़के अक्सर अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। यहां सेल्फ कॉन्शियस का मतलब है हर समय अपने बारे में असहज महसूस करना, और मिसअंडरस्टूड यानी गलत समझा जाना, यानी लोग उन्हें समझने के बजाय अक्सर जज करने लगते हैं। यही चीज धीरे धीरे फतिक को अंदर से तोड़ने लगती है। Fatik's loneliness and homesickness. Gradually, Fatik begins to suffer deeply in Kolkata. धीरे धीरे फतिक कोलकाता में अंदर ही अंदर दुखी रहने लगता है। यहां ग्रेजुअली का मतलब है धीरे धीरे, और सफर डीपली यानी बहुत ज्यादा मानसिक दुख सहना। शुरुआत में वो कोलकाता आने को लेकर बहुत एक्साइटेड था, लेकिन अब उसकी खुशी खत्म होने लगती है। अब उसे महसूस होने लगता है कि शहर की जिंदगी उतनी अच्छी नहीं है जितना उसने सोचा था। द क्राउडेड हाउसेस, स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट
and emotional coldness of city life suffocate him. कोलकाता के भीड़ भाड़ वाले घर, सख्त माहौल और लोगों का भावनात्मक रूप से ठंडा व्यवहार उसे परेशान करने लगता है। यहां क्राउडेड हाउसेस का मतलब है बहुत भीड़ भाड़ वाले घर, स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट यानी बहुत सख्त और अनुशासित माहौल, और इमोशनल कोल्डनेस का मतलब है प्यार और अपनापन की कमी। यहां सफोकेट शब्द का मतलब है घुटन महसूस होना। यानी कोलकाता की जिंदगी फतिक को अंदर से घुटन देने लगती है। गांव में उसे खुलापन और आजादी मिलती थी, लेकिन यहां हर चीज उसे बंधन जैसी लगती है। Unlike the open fields and riverbanks of the village, कोलकाता gives him no freedom or joy. गांव के खुले मैदानों और नदी किनारों के विपरीत कोलकाता उसे न आजादी देता है और न खुशी। गांव में फतेह खुलकर खेलता था, दोस्तों के साथ घूमता था और अपनी जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय करता था। लेकिन कोलकाता की जिंदगी उसके लिए बोरिंग और लोनली बन जाती है। वहां उसे हर समय अकेलापन महसूस होता है। He constantly remembers the meadows, the river, swimming, kite flying and his village friends. अब फतिक को हर समय अपने गांव की याद आने लगती है। उसे गांव के खुले मैदान, नदी, तैरना, पतंग उड़ाना और अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए खुशहाल दिन याद आते रहते हैं। यानी कोलकाता में रहकर वो अपने पुराने केयरफ्री चाइल्डहुड को बहुत मिस करने लगता है। यहां राइटर दिखाना चाहते हैं कि इंसान जब अपने घर और बचपन से दूर चला जाता है, तब छोटी छोटी पुरानी यादें भी बहुत इमोशनल बना देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ही लॉन्ग्स फॉर हिज मदर। लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपनी मां की याद सताने लगती है। यहां लॉन्ग्स फॉर का मतलब है किसी को बहुत गहराई से याद करना। भले ही उसकी मां उसे डांटती थी, फिर भी वो उन्हें बहुत मिस करने लगता है, क्योंकि मां का साथ बच्चे के लिए सबसे बड़ा इमोशनल सपोर्ट होता है। Although she often scolded him unfairly, he now misses her presence and affection intensely. हालांकि उसकी मां अक्सर उसे बिना वजह डांटती थी और गलत समझती थी, फिर भी अब फतिक को उनकी मौजूदगी और प्यार की बहुत कमी महसूस होने लगती है। यहां प्रेजेंस का मतलब है किसी का साथ या मौजूद होना, और अफेक्शन यानी प्यार और स्नेह। अब उसे समझ आने लगता है कि घर और मां का प्यार कितना जरूरी होता है। टैगोर ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्स दैट फॉर अ बॉय ऑफ 14, हिज ओन होम इज द ओनली पैराडाइज। यहां रविंद्रनाथ टैगोर बहुत खूबसूरती से समझाते हैं कि 14 साल के लड़के के लिए उसका अपना घर ही सबसे बड़ी खुशी और सबसे सुरक्षित जगह होता है। यहां पैराडाइज शब्द का मतलब है स्वर्ग, यानी चाहे दुनिया कितनी भी बड़ी या सुंदर क्यों न हो, लेकिन बच्चे को सबसे ज्यादा सुकून अपने घर और अपने लोगों के बीच ही मिलता है। कोलकाता आने के बाद फतिक को यह बात गहराई से महसूस होने लगती है। पहले वो गांव और घर छोड़कर बहुत एक्साइटेड था, लेकिन अब उसे समझ आता है कि असली खुशी बड़े शहर में नहीं, बल्कि अपने घर, मां और अपनापन में थी। दिस स्टेटमेंट बिकम्स वन ऑफ द सेंट्रल आइडियाज ऑफ द स्टोरी। यही लाइन पूरी कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज में से एक बन जाती है। यहां सेंट्रल आइडिया का मतलब है मुख्य विचार, यानी कहानी ये दिखाती है कि प्यार, अपनापन और घर की अहमियत इंसान की जिंदगी में कितनी बड़ी होती है, और जब कोई बच्चा इन चीजों से दूर हो जाता है, तब वो अंदर से टूटने लगता है। स्कूल लाइफ एंड फेलियर। एट स्कूल, फतिक परफॉर्म्स वेरी पुअरली। स्कूल में फतिक की परफॉर्मेंस बहुत खराब रहने लगती है। यहां परफॉर्म्स वेरी पुअरली का मतलब है पढ़ाई में बहुत खराब प्रदर्शन करना। वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता और धीरे धीरे बाकी बच्चों से पीछे होने लगता है। He cannot concentrate on his studies and often remains silent when teachers ask questions. फतिक अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। यहां कॉन्सेंट्रेट का मतलब है ध्यान लगाना। उसका मन हमेशा गांव, घर और मां की यादों में खोया रहता था। इसलिए जब टीचर उससे सवाल पूछते, तब वो अक्सर चुप रहता था। यहां रिमेन्स साइलेंट यानी चुप रह जाना।
ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल बुद्धिहीन था, बल्कि इमोशनल स्ट्रेस की वजह से उसका मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा था। बिकॉज ऑफ दिस ही इज रेगुलरली पनिश्ड एंड बीटन बाय हिज टीचर्स। इसी कारण टीचर्स उसे बार बार पनिशमेंट देने लगते हैं। यहां रेगुलरली पनिश्ड का मतलब है बार बार सजा मिलना। उस समय स्कूलों में बच्चों को मारना आम बात मानी जाती थी, इसलिए टीचर्स उसे डांटते और कभी कभी मारते भी थे। लेकिन किसी ने यह समझने की कोशिश नहीं की कि फतिक अंदर से कितना दुखी और अकेला महसूस कर रहा था। His cousins mock him and feel ashamed of him. उसके कजिन्स भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यहां मॉक का मतलब है किसी का मजाक उड़ाना। उन्हें फतिक पर शर्म महसूस होने लगती है, यानी घर में भी उसे अपनापन और सपोर्ट नहीं मिलता। इससे उसका लोनलीनेस और बढ़ जाता है। स्लोली ही बिकम्स इमोशनली आइसोलेटेड एंड लूजेस कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे फतिक इमोशनली बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। यहां इमोशनली आइसोलेटेड का मतलब है भावनात्मक रूप से अकेला हो जाना। उसे लगता है कि इस शहर में कोई उसे समझने वाला नहीं है। इसी के साथ उसका कॉन्फिडेंस भी खत्म होने लगता है। अब वो पहले जैसा एनर्जेटिक और चीयरफुल लड़का नहीं रह जाता। अनलाइक द विलेज वेयर ही वाज अ लीडर, इन कोलकाता ही बिकम्स अ लोनली, नेग्लेक्टेड एंड ह्यूमिलिएटेड बॉय। गांव में फतिक अपने दोस्तों का लीडर था। सब उसके साथ खेलते थे और वो खुलकर जीता था। लेकिन कोलकाता में वो एक लोनली, निग्लेक्टेड और ह्यूमिलिएटेड लड़का बन जाता है। यहां निग्लेक्टेड का मतलब है जिसे नजरअंदाज किया जाए, और ह्यूमिलिएटेड यानी अपमानित महसूस करना। यानी कोलकाता आकर फतिक की पूरी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। अब वो अंदर से टूटता जा रहा था। 9. The Lost Book Incident. One day, फतिक loses his lesson book. एक दिन फतिक की पढ़ाई वाली किताब खो जाती है। यहां लेसन बुक का मतलब है पढ़ाई की किताब। यह घटना उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है, क्योंकि वो पहले से ही पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा था। Since he already struggles with his studies, the loss becomes a serious problem. क्योंकि फतिक पहले से ही पढ़ाई में कमजोर हो चुका था, इसलिए किताब खो जाना उसके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। यहां स्ट्रगल्स विद स्टडीज का मतलब है पढ़ाई में कठिनाई होना, और सीरियस प्रॉब्लम यानी बहुत बड़ी परेशानी। उसे डर लगने लगता है कि अब टीचर्स उसे और ज्यादा डांटेंगे और पनिशमेंट देंगे। नर्वसली ही टेल्स हिज आंट अबाउट इट। डरते डरते फतिक अपनी मामी को इस बारे में बताता है। यहां नर्वसली का मतलब है घबराते हुए। उसे उम्मीद थी कि शायद उसकी मामी उसकी मदद करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम, शी इंसल्ट्स हिम हार्शली एंड कॉल्स हिम यू ग्रेट क्लमजी कंट्री लाउट। मदद करने के बजाय मामी उसे बुरी तरह डांटती और अपमानित करती है। वे उसे क्लमजी यानी लापरवाह और कंट्री लाउट यानी गांव का गंवार लड़का कहती है। यह बात फतिक को अंदर तक चोट पहुंचाती है, क्योंकि उस समय उसे प्यार और सहारे की जरूरत थी, लेकिन उसे केवल अपमान और कठोर व्यवहार मिलता है। दिस इंसिडेंट डीपली हर्ट्स फतिक इमोशनली। यह घटना फतिक को इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट करती है। यहां डीपली हर्ट्स इमोशनली का मतलब है अंदर से गहरा दुख पहुंचाना। अब उसे लगने लगता है कि इस घर में कोई उससे प्यार नहीं करता, कोई उसकी फीलिंग्स को समझना ही नहीं चाहता। He begins to feel completely unwanted in the household. धीरे धीरे फतिक को महसूस होने लगता है कि इस घर में उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहां अनवांटेड का मतलब है जिसे कोई पसंद न करे या इसकी जरूरत न समझी जाए। यह फीलिंग किसी भी बच्चे को अंदर से तोड़ सकती है, और यही चीज फतिक के साथ हो रही थी। Soon after this, he develops a severe fever with headache and shivering, probably caused by malaria. इस घटना के कुछ समय बाद फतिक को तेज बुखार हो जाता है। उसके सिर में दर्द होने लगता है और शरीर कांपने लगता है। यहां शिवरिंग का मतलब है ठंड लगने की वजह से कांपना, और सीवियर फीवर यानी बहुत तेज बुखार।
संभवतः उसे मलेरिया हो गया था, लेकिन असल में वो केवल बीमारी से नहीं बल्कि लोनलीनेस, दुख और इमोशनल पेन से भी टूट चुका था। 10. Fatik runs away. Unable to bear the loneliness and suffering any longer, Fatik decides to run away and return to his village home. अब फतिक अपने अकेलेपन और दुख को और ज्यादा सहन नहीं पाता। यहां अनेबल टू बेयर का मतलब है सहन न कर पाना, और लोनलीनेस एंड सफरिंग यानी अकेलापन और दुख। कोलकाता में उसे न प्यार मिला, न अपनापन और न ही खुशी, इसलिए वो फैसला करता है कि वो वहां से भागकर अपने गांव वापस चला जाएगा, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगा था कि असली सुकून केवल अपने घर में ही है। ड्यूरिंग अ नाइट ऑफ हेवी रेन एंड फ्लडिंग, ही सीक्रेटली लीव्स द हाउस। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और जगह जगह पानी भर गया था। यहां फ्लडिंग का मतलब है बाढ़ जैसी स्थिति या बहुत ज्यादा पानी भर जाना। उसी रात फतिक चुपके से घर छोड़कर निकल जाता है। यहां सीक्रेटली लीव्स यानी बिना किसी को बताए घर से निकल जाना। उसकी हालत इतनी दुखद हो चुकी थी कि उसे अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। बिशंबर बिकम्स वरीड एंड आस्क्स द पुलिस टू सर्च फॉर हिम। जब बिशंबर को पता चलता है कि फतिक घर से गायब है, तब वे बहुत परेशान हो जाते हैं। यहां वरीड का मतलब है चिंतित होना। फिर वे पुलिस से फतिक को ढूंढने के लिए कहते हैं। इससे पता चलता है कि कम से कम बिशंबर को उसकी चिंता थी। फाइनली द पुलिस फाइंड फतिक वॉन्डरिंग आउटसाइड इन टेरिबल कंडीशन। आखिरकार पुलिस को फतिक बाहर भटकता हुआ मिल जाता है। यहां वॉन्डरिंग का मतलब है इधर उधर भटकना, और टेरिबल कंडीशन यानी बहुत खराब हालत। उस समय उसकी शारीरिक और मानसिक हालत दोनों बहुत खराब हो चुकी थी। He is drenched in rain, covered with mud, trembling with fever, and almost unconscious. फतिक पूरी तरह बारिश में भीग चुका था। उसके शरीर पर कीचड़ लगी हुई थी। यहां drenched का मतलब है पूरी तरह भीग जाना, और trembling with fever, एयर यानी बुखार से कांपना। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो लगभग बेहोश हो चुका था। यहां ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस का मतलब है लगभग बेहोशी की हालत में होना। यह सीन कहानी का बहुत इमोशनल मोमेंट बन जाता है। टू कॉन्स्टेबल्स ब्रिंग हिम बैक टू द हाउस इन अ पुलिस वैन। फिर 2 पुलिस कॉन्स्टेबल्स उसे पुलिस की गाड़ी में वापस घर लाते हैं। उस समय फतिक पूरी तरह कमजोर और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। Even in this condition, his aunt complains about the trouble he has caused. सबसे दुख की बात यह थी कि इतनी खराब हालत में भी उसकी मामी उसी की शिकायत करने लगती है। उन्हें उसकी बीमारी और दर्द से ज्यादा अपने घर की परेशानी की चिंता थी। इससे साफ दिखाई देता है कि उन्होंने कभी फतिक को अपनापन नहीं दिया। Hearing her words, Fatik sadly tells his uncle, "Uncle, I was just going home, but they dragged me back again." मामी की बातें सुनकर फतिक बहुत दुखी होकर अपने मामा से कहता है, "मामा, मैं तो बस अपने घर जा रहा था, लेकिन वे मुझे फिर वापस ले आए।" यहां ड्रैग मी बैक का मतलब है जबरदस्ती वापस ले आना। यह लाइन कहानी की सबसे इमोशनल लाइंस में से एक मानी जाती है, क्योंकि यहां फतिक के दिल का सारा दर्द बाहर आ जाता है। उसके लिए होम केवल एक जगह नहीं था, बल्कि प्यार, सुकून और अपनापन था। These words reveal the depth of his homesickness and emotional pain. ये शब्द उसके घर की याद और इमोशनल पेन की गहराई को दिखाते हैं। यहां होम सिकनेस का मतलब है घर की बहुत ज्यादा याद आना। अब फतिक केवल फिजिकली बीमार नहीं था, बल्कि इमोशनली भी पूरी तरह टूट चुका था। उसे बस अपने घर और मां के पास लौटना था। Fatik's final illness. Fatik's fever becomes worse and he starts speaking deliriously. Again and again he asks, "Have the holidays come yet? May I go home?" फतिक का बुखार लगातार बढ़ता जाता है और उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। यहां डेलीरियसली का मतलब है
तेज बुखार में होश खोकर उल्टी सीधी बातें करना। बार बार वो सिर्फ एक ही बात पूछता है, क्या छुट्टी आ गई? क्या मैं अब घर जा सकता हूं? इससे साफ पता चलता है कि उसके मन में अब केवल एक ही इच्छा बची थी, अपने घर वापस लौटने की। कोलकाता की जिंदगी, अकेलापन और इमोशनल पेन उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ चुके थे। हियर द वर्ड होम नो लॉन्गर मीन्स ओनली द विलेज। इट सिंबलाइज लव, पीस, इमोशनल सिक्योरिटी एंड एक्सेप्टेंस। यहां होम शब्द का मतलब केवल गांव नहीं रह जाता। अब होम प्यार, शांति, अपनापन और इमोशनल सिक्योरिटी का सिंबल बन जाता है। यहां इमोशनल सिक्योरिटी का मतलब है वो एहसास जहां इंसान खुद को सुरक्षित और प्यार महसूस करे, और एक्सेप्टेंस यानी बिना जज किए अपनाना। कोलकाता में फतिक को ये सब चीजें कभी नहीं मिली, इसलिए अब उसके लिए घर केवल एक जगह नहीं, बल्कि सुकून और प्यार की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका था। इन हिज डिलीरियम ही ऑल्सो क्राइज आउट, मदर, डोंट बीट मी लाइक दैट। मदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तेज बुखार और बेहोशी जैसी हालत में फतिक रोते हुए अपनी मां को याद करने लगता है। वो कहता है, मां, मुझे ऐसे मत मारो। मां, मैं सच बोल रहा हूं। ये लाइन बहुत इमोशनल है। इससे पता चलता है कि उसकी मां द्वारा बार बार गलत समझे जाने का दर्द उसके दिल में बहुत गहराई तक बैठ चुका था। वो हमेशा चाहता था कि कोई उसकी बात पर विश्वास करे, लेकिन उसे अक्सर डांट और पनिशमेंट ही मिली। This reveals the emotional wounds he has carried within himself throughout his life. Understanding his suffering at last, Bishambar sends for Fatik's more. There. ये बात दिखाती है कि फतिक अपने अंदर कितने गहरे इमोशनल दर्द लेकर जी रहा था। यहां इमोशनल वूंड्स का मतलब है दिल और भावनाओं पर लगी चोट। बाहर से शरारती दिखने वाला फतिक अंदर से बहुत अकेला और दुखी बच्चा था। आखिरकार बिशंबर को उसके दर्द और सफरिंग का एहसास होता है और वे तुरंत उसकी मां को बुलाने के लिए आदमी भेजते हैं, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। The tragic ending. When Fatik's mother arrives, she bursts into tears and cries. Fatik, my darling, my darling. जब फतिक की मां वहां पहुंचती है, तब वे उसे उस हालत में देखकर जोर जोर से रोने लगती है। यहां bursts into tears का मतलब है अचानक फूट फूट कर रो पड़ना, और my darling यानी मेरा प्यारा बेटा। पहली बार मां के दिल का सच्चा प्यार खुलकर सामने आता है, लेकिन दुख की बात यह है कि उन्हें अपने बेटे की फीलिंग्स समझने में बहुत देर हो चुकी थी। Hearing her voice, Fatik slowly regains consciousness for a brief moment. Then, in his final words, he says, "Mother, the holidays have come." अपनी मां की आवाज सुनकर फतिक थोड़ी देर के लिए होश में आता है। यहां रिगेन्स कॉन्शियसनेस का मतलब है फिर से होश आना, और ब्रीफ मोमेंट यानी बहुत थोड़े समय के लिए। फिर वो अपनी जिंदगी के आखिरी शब्द कहता है, मां, छुट्टी आ गई है। ये लाइन कहानी की सबसे इमोशनल और सिंबॉलिक लाइंस में से एक है। These words carry deep symbolic meaning. Literally, Fatik had always waited for the school holidays to return home. इन शब्दों के पीछे बहुत गहरा सिंबॉलिक मीनिंग छिपा हुआ है। यहां सिंबॉलिक मीनिंग का मतलब है ऐसा अर्थ जो सीधे शब्दों से ज्यादा गहरी भावना को दर्शाए। सीधे अर्थ में देखे तो फतिक हमेशा स्कूल हॉलिडेज का इंतजार करता था, ताकि वह अपने गांव और घर वापस जा सके, क्योंकि उसके लिए घर ही सबसे बड़ी खुशी था। Symbolically, however, the holidays now represent freedom from all suffering, loneliness, punishment and neglect. लेकिन यहां हॉलिडेज का मतलब केवल स्कूल की छुट्टियां नहीं है। सिंबॉलिकली ये उसके सारे दुखों से मुक्ति को दर्शाता है। यानी अब वह लोनलीनेस, पनिशमेंट, निग्लेक्ट और सफरिंग से हमेशा के लिए आजाद होने वाला था। यहां निग्लेक्ट का मतलब है नजरअंदाज किया जाना, और सफरिंग यानी
दुख और पीड़ा पूरी कहानी में फतिक प्यार, अपनापन और समझ की कमी से दुखी रहा। अब मौत उसे उन सभी तकलीफों से मुक्त करने वाली थी। थ्रू डेथ, फटिक फाइनली फाइंड्स पीस एंड रीचेस हिज ट्रू होम कमिंग। अपनी मृत्यु के माध्यम से फतिक को आखिरकार शांति मिल जाती है। यहां होम कमिंग का मतलब केवल घर लौटना नहीं है, बल्कि ये उस जगह तक पहुंचने का सिंबल है जहां उसे सच्चा सुकून और अपनापन मिल सके। यानी मौत के बाद उसे वो पीस मिलती है जो उसे जिंदगी में कभी नहीं मिली। यही कहानी का सबसे ट्रैजिक और इमोशनल पार्ट है। Soon after speaking these words, he dies. ये आखिरी शब्द बोलने के कुछ समय बाद फतिक की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ एक ऐसे बच्चे की दुखद कहानी खत्म हो जाती है जो केवल प्यार, समझ और अपनापन चाहता था। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आखिरकार हम इस इमोशनल चैप्टर द होम कमिंग के कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं। यह कहानी केवल फतिक नाम के एक लड़के की कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी बच्चों की फीलिंग्स को दिखाती है जिन्हें प्यार, अपनापन और समझ की जरूरत होती है। द होम कमिंग इज अ डीपली इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टोरी अबाउट अ मिसअंडरस्टूड एडोलेसेंट बॉय हु लॉन्ग्स फॉर लव, एक्सेप्टेंस एंड होम। यह कहानी एक ऐसे किशोर लड़के की इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टोरी है जिसे लोग कभी सही तरीके से समझ नहीं पाए। पूरी कहानी में फतिक केवल प्यार, अपनापन और अपने घर की तलाश करता रहा, लेकिन उसे हर जगह लोनलीनेस और निग्लेक्ट ही मिला। थ्रू फटिक्स ट्रैजिक लाइफ एंड डेथ, रविंद्रनाथ टैगोर powerfully shows that children need not only discipline and education but also affection, sympathy and emotional care. फतिक की दुखद जिंदगी और उसकी मृत्यु के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत बड़ी बात समझाते हैं। वे बताते हैं कि बच्चों को केवल डिसिप्लिन और एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। अगर बच्चे को प्यार और समझ न मिले तो वो अंदर से टूटने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे फतिक टूट गया था। The story remains one of Tagore's finest portrayals of childhood loneliness and human suffering. ये कहानी रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे बेहतरीन इमोशनल स्टोरीज में से एक मानी जाती है। यानी इस कहानी में चाइल्डहुड लोनलीनेस और ह्यूमन सफरिंग को बहुत खूबसूरती और इमोशनल तरीके से दिखाया गया है। फतिक की कहानी पढ़कर हमें यह समझ आता है कि प्यार, अपनापन और इमोशनल सपोर्ट किसी भी बच्चे की जिंदगी में कितने जरूरी होते हैं। MCQ क्विज टाइम। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि आपने इस चैप्टर को कितना अच्छे से समझा है। अगर आंसर पता हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन 1, हु अपोज्ड फटिक्स आइडिया ऑफ शिफ्टिंग द लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर टू इरिटेट द ओनर? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नदी किनारे पड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे को हटाने वाले आइडिया का विरोध किसने किया था? ऑप्शंस: ए, फटिक्स कजिन फ्रॉम कोलकाता, बी, फटिक्स यंगर ब्रदर, सी, फटिक्स अंकल, डी, फटिक्स मदर। तो सोचिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। कहानी में फतिक और उसके दोस्त उस बड़े लकड़ी के लट्ठे को हटाने वाले थे, लेकिन तभी उसका छोटा भाई माखन जाकर उसी लट्ठे पर बैठ गया और हटने से मना कर दिया। यानी उसी ने फतिक के आइडिया का विरोध किया था। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फटिक्स यंगर ब्रदर। क्वेश्चन 2, आफ्टर माखन लेफ्ट द सीन क्राइंग, हु केम डाउन फ्रॉम द हाउस टू टेक फटिक होम? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब माखन रोते हुए वहां से चला गया, तब फतिक को घर ले जाने के लिए कौन आया था? ऑप्शंस: ए, माखन, बी, फटिक्स मदर, सी, अ सर्वेंट, डी, अ बॉय फ्रॉम द विलेज। सोचिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। कहानी में माखन के रोते हुए घर जाने के बाद घर से एक सर्वेंट नीचे आया था जो फतिक को घर बुलाने आया था।
इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अ सर्वेंट। क्वेश्चन 3। The brother of Fatik's mother had gone away soon after she got married and had started a business in। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फतिक की मां के भाई ने शादी के बाद कहां जाकर बिजनेस शुरू किया था। ऑप्शंस ए, बॉम्बे, बी, कोलकाता, सी, हल्दिया, डी, दुर्गापुर। अपना आंसर जरूर बताइए। कहानी में बताया गया है कि फतिक के मामा शादी के कुछ समय बाद बिजनेस करने के लिए बॉम्बे चले गए थे, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉम्बे। क्वेश्चन 4। हु वाज द ग्रे हेड स्ट्रेंजर दैट अराइव्ड एट फटिक्स हाउस। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फतिक के घर आने वाला ग्रे हेड स्ट्रेंजर कौन था। यहां ग्रे हेड स्ट्रेंजर का मतलब है सफेद बालों वाला अनजान आदमी। ऑप्शंस ए, हिज लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, बी, हिज अंकल, सी, हिज फादर, डी, द लॉग ओनर। जल्दी से अपना आंसर सोचिए। कहानी में जो सफेद बालों वाला अनजान आदमी घर आया था वो बाद में फतिक का मामा यानी अंकल निकलता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिज अंकल। क्वेश्चन 5। Which of these things did Fatik not give to his brother before he left for Kolkata? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोलकाता जाने से पहले फतिक ने अपने भाई को इनमें से कौन सी चीज नहीं दी थी। ऑप्शंस ए, फिशिंग रॉड, बी, बिग काइट, सी, मार्बल्स, डी, सी शेल्स। सोचिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। कहानी में कोलकाता जाने से पहले फतिक ने अपनी फिशिंग रॉड, बिग काइट और मार्बल्स अपने छोटे भाई माखन को दे दिए थे, लेकिन उसने सी शेल्स नहीं दिए थे, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सी शेल्स। क्वेश्चन 6। When Fatik asked his uncle when he could go home, what answer did he get from him? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब फतिक ने अपने अंकल से पूछा कि वो घर कब जा सकता है, तब उसके अंकल ने क्या जवाब दिया था। ऑप्शंस ए, दैट ही वुड गो होम टुमारो, बी, दैट ही वुड गो होम नेक्स्ट मंथ, सी, दैट ही वुड गो होम इन द हॉलीडेज, डी, दैट ही वुड नेवर गो होम नाउ। अपना आंसर जरूर बताइए। कहानी में फतिक बार बार अपने घर वापस जाने की बात करता था, तब उसके अंकल ने उससे कहा था कि वो हॉलीडेज में घर जा सकेगा, क्योंकि उस समय फतिक अपने गांव और मां को बहुत मिस कर रहा था। इसलिए दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट ही वुड गो होम इन द हॉलीडेज। तो दोस्तों, अब एमसीक्यू नंबर 7 से 10 तक के आंसर्स आप लोग खुद कमेंट करके बताइए। देखते हैं कि इस चैप्टर को सबसे अच्छे से किसने समझा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल क्लासमेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो पर 100 लाइक्स पूरे होते ही इस चैप्टर का नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो जल्दी से 100 लाइक्स कंप्लीट कराइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।